सरकार और रिजर्व बैंक के लिए खाद्य महंगाई पहले से ही चुनौती बनी हुई है और आगे चल के ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बीते एक महीने के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह गेहूं का भाव भी एक महीने में 6% से ज़्यादा बढ़ चुका है और आवक की कमी की वजह से प्याज भी पहले से महंगा हो गया है। इन सभी की वजह से खाद्य महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से रिटेल महंगाई के बढ़ने की भी आशंकाएं बनी हुई हैं। सर, अभी नई फसल आई है तब भी गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गेहूं की कीमतों में तेजी बाजार में अंतर्धारणा के आधार पर है। सरकार को पर्याप्त गेहूं नहीं मिला, स्टॉक्स में कमी दिखाई दी। हमने बीच में बताया कि सरकार गेहूं के आयात की संभावनाएं भी तलाश रही थी और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कीमतें ऊंची हैं। भारतीय बाजार में गेहूं की मांग आपूर्ति में बड़ा अंतर है। हालांकि गेहूं की पैदावार रबी में ठीक हुई है, पर बाजार में गेहूं पर्याप्त उपलब्ध नहीं है और सरकार का अनाज भंडार खासतौर से गेहूं का भंडार निर्धारित मानकों से कम है और इस फैक्टर ने, इस एक कारक ने भारत में गेहूं की महंगाई को स्थायी सा बना दिया है। पिछले एक साल से हम अनाज में और खासतौर से गेहूं की महंगाई देख रहे हैं। यहां से आगे जाते हुए खरीफ के मौसम तक गेहूं से बनने वाले उत्पाद, आटा और अन्य उत्पादों की कीमतों में रह रहकर बढ़ोतरी होती रहेगी और भारत की खाद्य महंगाई में भारत का अनाज उत्पादन, जिसमें भारत आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यात कर रहा था, हाल फिलहाल में प्रतिबंध होने तक गेहूं और चावल का वही फैक्टर निर्यात बंद होने के बाद भी बाजार में आपूर्ति बढ़नी चाहिए थी, पर निर्यात बंद होने के बाद भी भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता भारत को खाद्य सुरक्षा नहीं दे पा रही, महंगाई से सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता के बाद भी भारत में अनाज की महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है। जी, लेकिन सर, खाने के तेल को क्या हो गया? वहाँ पे इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? खाद्य तेल में थोड़ा बदलाव ताजा है, क्योंकि अभी तक इडिबल ऑयल के प्राइसेस में हमने इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा था, थोड़ा स्थिर थे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं। एक तो अर्जेंटीना से जो सोयाबीन का एक्सपोर्ट होता है, जो सप्लाईज आती हैं, उनमें कमी आई, उनमें गिरावट आई है, क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आने वाली सप्लाईज रुकी हुई हैं, जिससे सोयाबीन के तेल की कीमतों में, सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। भारत करीब 3 मिलियन टन के आसपास सोयाबीन का आयात करता है और इस आयात में कमी के कारण खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी चीज़ है कि जो मस्टर्ड है, जो सरसों की पैदावार थी, किसानों ने उसे अभी अन्य कीमतें बढ़ने की संभावनाओं के कारण बाजार में बेचना नहीं शुरू किया, यानी किसानों के पास वो मस्टर्ड होल्ड है और होल्ड होने के कारण, रुके होने के कारण खाद्य तेल की कीमतों में बढ़त दिखाई दे रही है। और ये पूरी महंगाई का जो एक फैक्टर अभी तक पीछे छूटा हुआ था, दूध महंगा था, अनाज महंगे थे, स्पाइसेस महंगे थे और सब्जियां महंगी थी, दालें महंगी थी, खाद्य तेल की महंगाई नहीं थी। अगर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजे आंकड़े देखें, अब वो भी वापस लौटती दिख रही है। क्या यही वो महंगाई है जो कि ब्याज दरों को घटने से बार बार रोक रही है? रिजर्व बैंक के सामने कोई विकल्प नहीं। अगर आप रिजर्व बैंक की ताजी मौद्रिक नीति की समीक्षा पढ़ें, हालांकि उसमें बहुत सारी बातें इधर उधर से तरह से की गई, लेकिन ये रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया कि खाद्य महंगाई अपने आप में बड़ी चुनौती है। और देखिए, हर फसल के बाद भारत में एक बड़ी असंगति और ये बड़ी असंगति और बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में हर सामान्य फसल के बाद महंगाई बढ़ती है। खरीफ के बाद भी हमने महंगाई बढ़ते देखी और रबी की फसल के बाद भी महंगाई बढ़ते हुए देखी। अब यहाँ से जब समर्थन मूल्य आएंगे तो वो महंगाई कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य मौजूदा स्तर से ऊपर आएंगे, यानी बाजार में महंगाई की जो अंतर्धारणा है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरें कम करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। नई सरकार का स्वागत दरअसल खाद्य महंगाई के साथ हुआ है, खाद्य महंगाई के नए दौर के साथ हुआ है। दूध की कीमतें तो तत्काल ही बढ़ चुकी हैं और इसके अलावा सर्विसेज की महंगाई में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासतौर पर मोबाइल टैरिफ बढ़ने का नंबर है। अगले कुछ ही हफ्तों में मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी हमारे सामने आएगी।